हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स अड्डा। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स अड्डा में। तो जैसा कि अभी तक आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा कि हम लोगों ने पहला लेक्चर किया। कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं अभी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर है। सबसे पहला चैप्टर में हमने पहले चैप्टर में बेसिक बेसिक चीज़ों को समझा था कि जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हमने पहले पहले पढ़ी थी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने चार्जेस देखा था, चार्जेस क्या होता है, चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ देखी थी। ये सारी चीज़ें हमने पहली बार में पढ़ा था। ठीक है, और ये सब भी पढ़ा था कि चार्ज किसी बॉडी को कैसे करते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर में कैसे अंतर होता है। आपको मैंने बताया था कि तीन तरह से चार्जिंग करते हैं: फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी वहाँ पे। ठीक है, तो आज का सेकंड लेक्चर है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, कूलम्ब्स लॉ के बारे में देखने वाले हैं। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, कुछ उस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, बेसिक बेसिक से पहले बातें करेंगे जो पहले बोर्ड्स में पूछे जाने हैं। तो इनिशियल मैं कोई भी सा भी टॉपिक स्टार्ट करता हूँ तो बोर्ड्स पे डिपेंड होकर स्टार्ट करता हूँ कि हाँ, बोर्ड के लिए। फिर थोड़ा सा शुरू के लेक्चर्स जो होते हैं बोर्ड पे रहते हैं, फिर थोड़ा सा हाई लेवल पे जाते हैं नीट जेई के लिए, फिर कुछ क्वेश्चन हम लोग एडवांस के भी करते हैं। ठीक है, करेंगे। ओके, चलिए। तो मैं राज गौतम बहुत आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल फिजिक्स अड्डा पे। आप लोग जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। ठीक है, देखिए, चलिए कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है, ध्यान देखिएगा। कूलम्ब्स लॉ ये बोलता है दो चार्जेज आपके पास हैं। ओके, आपके पास दो चार्जेज हैं। लेट्स से आपके पास दो चार्जेज हैं Q1 एंड Q2। ठीक है, दो चार्जेज हैं Q1 एंड Q2। ओके, तो ये रहा चार्ज आपका Q1 और ये रहा चार्ज आपका Q2। दो चार्ज हैं आपके पास। ठीक है, आपको ये तो पता होगा, आपको मैंने बता रखा है कि दो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। और एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। दो सेम चार्ज रिपेल करेंगे एंड दो ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। ओके, ये बातें आपको पहले से पता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए दोनों हमने क्या, कौन सा चार्ज रखा है, दोनों पॉजिटिव चार्ज रखा है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मान लेते हैं कि ये पहला चार्ज, ये रहा आपका पहला चार्ज और ये रहा आपका दूसरा चार्ज। तो पहले चार्ज पे ये दूसरा चार्ज किधर फोर्स लगाएगा, धक्का देगा। तो क्या, कैसे फोर्स निकालते हैं, डायरेक्शन कैसे निकालते हो, सबसे पहले क्या कीजिए ना, इन दोनों चार्ज को लाइन से ज्वाइन कर दीजिए। इन दोनों चार्ज को लाइन से ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, लाइन से ज्वाइन कर दिए। अब इस वाले चार्ज को ये वाला चार्ज इधर धक्का देगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, हम लोग लिखेंगे फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, उधर धक्का दिया। सिमिलरली ये जो पहला चार्ज है, इस वाले चार्ज को किधर धक्का देगा, इधर धक्का देगा। तो इसको क्या लिखें, इस वाले फोर्स को, जो इस डायरेक्शन में आपको ये फोर्स दिखाई दे रहा है, इस डायरेक्शन में जो आपको फोर्स दिखाई दे रहा है, एक तो फोर्स पहले इस डायरेक्शन में लग गया, ये दूसरा चार्ज लगाया था पहले चार्ज पे। अब ये वाला जो फोर्स है, इसको हम लोग क्या लिखे, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ओके, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या दी हुई है, आर दी हुई है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, आर दी हुई है। तो सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ जो है, एक इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा। कूलम्ब्स लॉ जो है वैलिड है सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए। किसके लिए वैलिड है, सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। अब पॉइंट चार्ज क्या होता है, ये भी आप बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। पॉइंट चार्ज के लिए कूलम्ब्स लॉ वैलिड है, लेकिन पॉइंट चार्ज होता क्या है, बहुत छोटा चार्ज, बहुत छोटा चार्ज, उसको हम लोग पॉइंट चार्ज बोलते हैं। मतलब जैसे कि एक तुमने बॉल ले लिया, जैसे कॉस्को का बॉल, रबर बॉल तुमने ले लिया, उस पर चारों या स्टील का बॉल ले लिया, कोई सा भी बॉल ले लिया, उस पर तुमने चारों तरफ चार्ज डाला, तो एक बॉडी हो गया, बॉडी पे तुमने चार्ज डाला है, तो वो पॉइंट चार्ज नहीं कहलाएगा। ठीक है, वो पॉइंट चार्ज नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि बहुत बड़े चार्जेज हैं वो। लेकिन अगर तुम बहुत छोटा सा स्फीयर ले लो, बहुत छोटा सा, जिसकी रेडियस मिलीमीटर में हो, ठीक है, उस पर अगर तुम चार्ज डालोगे तो वो क्या कहलाएगा, पॉइंट चार्ज कहलाएगा। ठीक है, बड़े चार्जेस पॉइंट चार्ज नहीं कहलाएंगे। हाँ, बड़े चार्जेस अगर बहुत दूरी पे रखे हुए हैं तब हम उनको पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं। क्योंकि आप सिंपल सोचो ना कि एक बॉल आपके पास है, दूसरा बॉल आपके दोस्त के पास है, और दूसरा जो दोस्त है आपसे बहुत दूरी पे है, बहुत दूरी पे है, 100 किलोमीटर पे है। तो अगर आप उस बॉल को देखते हो उतने दूरी पे, तो वो आपको एकदम छोटे से पॉइंट जैसा दिखेगा। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है कूलम्ब्स लॉ, याद रखिएगा। जो बहुत एकदम छोटा सा चार्ज होता है उसके लिए वैलिड है। ठीक है, पहली बात ये याद रखिएगा। ओके, अब देखिए, आगे देखिए। तो कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है कि ये जो दोनों फोर्सेज जो लग रहे हैं, F12 लग रहे हैं और F21 लग रहे हैं,
ठीक है। तो कुलम्स लॉ ने ये बोला कि ये जो दोनों फोर्स हैं, अब हम इन दोनों फोर्सेज जो लग रहे हैं, दोनों फोर्स लग रहे हैं, इसको हम लोग कुलम्स फोर्स भी बोल सकते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकते हैं। ये जो फोर्स लग रहे हैं इसको कुलम्स फोर्स भी बोल सकते हैं, साथ में क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकते हैं। ओके, तो कुलम्स ने ये बोला कि ये जो दोनों फोर्स लग रहे हैं ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करेंगे। ओके, न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करने का मतलब क्या है कि ये जो फोर्स है इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। मतलब मैंने क्या बोल रहा हूँ कि ये जो फोर्स लग रहे हैं F12 एंड F21, इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर होगा, और डायरेक्शन क्या होगा, दोनों का ऑपोजिट होगा। मैग्नीट्यूड बराबर होगा पहली बात, और डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट होगा। डायरेक्शन ऑपोजिट होने का मतलब क्या है कि F12 जो है का वेक्टर अगर लेते हैं और F21 को अगर वेक्टर फॉर्म में लेते हैं तो दोनों एक दूसरे के क्या होगा, ऑपोजिट होगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे क्या होगा, ऑपोजिट होगा। ओके, तो पहला बात आपने ये सीखा कि कुलम्स लॉ किसके लिए लगता है, पॉइंट चार्ज के लिए लगता है। जो फोर्सेज होते हैं दोनों के बीच में, वो क्या होते हैं, वो एक्शन रिएक्शन पेयर में होते हैं। किस में होते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर में होंगे। ओके, दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर, तो आपको पता है कि एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट होता है, तो एक्शन रिएक्शन पेयर में होंगे। ठीक है, तीसरा तीसरा जो आप पॉइंट देखिएगा, तीसरा पॉइंट देखिएगा, ये जो फोर्स लग रहा है किधर लग रहा है फोर्स, देखिए इन दोनों को लाइन ज्वाइन कर रहा है, तो ये फोर्स उसी लाइन के अलॉन्ग लग रहा है और ये भी फोर्स इसी लाइन के अलॉन्ग लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह के फोर्स जो लाइन के अलॉन्ग लगते हैं इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स। यानी कि कुलम्स फोर्स कैसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या हुआ, सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या हुआ, फोर्स एक्ट along the line joining the charges। ठीक है, तो ये दो तीन चीज़ हम लोग याद रखेंगे। क्या क्या याद रखेंगे कि पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, पॉइंट चार्ज मतलब बहुत छोटा चार्ज, एक्शन रिएक्शन पेयर में होता है, और ये सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या हुआ, ये जो फोर्स लग रहा है किधर लग रहा है, दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाले जो लाइन है उधर ही लग रहा है, तो सेंट्रल फोर्स है, फोर्स एक्ट अलॉन्ग द लाइनिंग ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। ठीक है, ये दो तीन बातें हम लोग ध्यान रखेंगे, और भी हम लोग कुछ कुछ बातें करेंगे। ठीक है, और भी हम लोग कुछ कुछ बातें करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर बोर्ड्स में आपसे पूछा जाए डेफिनेशन क्या लिखना है कुलम्स लॉ का, तो कैसे लिखेंगे। देखिए क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको मैंने लिख रखा है। देखिए, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, सबसे पहला क्या लिखा है यहाँ पे मैंने, पॉइंट चार्जेस लिखा है, यानी कुलम्स लॉ किसके लिए वैलिड है, सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, किधर लगता है, दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाले लाइन की तरफ लगता है। एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, क्या हुआ इसका मतलब, ध्यान दीजिएगा, जो फोर्स आपका लग रहा है F12 जो लग रहा है और F21 जो फोर्स लग रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मान लेते हैं कितना, F है। और ये जो F की वैल्यू है, कुलम्स ने बोला ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, यहाँ देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। तो दो चार्ज था आपका, कौन कौन सा था, Q1 एंड Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, R था, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाता है, क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कि जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट मिलेगा, के कितना हो जाएगा, के इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब ये के की हम लोग क्या बात करेंगे, देखिए के की क्या बात होगी, ध्यान दीजिएगा। के जो होता है कांस्टेंट है, के जो होता है कांस्टेंट है, के की वैल्यू कितनी होती है, ध्यान दीजिए। पहले के का यूनिट के बारे में देखते हैं। के की अगर हम लोग यूनिट के बारे में देखते हैं तो के इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ से, एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई Q1 इंटू Q2। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, ये जो आपको फोर्स दिख रहा है इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, तो यहाँ पे लिख दें न्यूटन। और ये जो डिस्टेंस है इसका यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई चार्ज जो है इसका यूनिट क्या होता है, कुलम, तो दो बार है तो क्या हो जाएगा, कुलम स्क्वायर। तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कुलम स्क्वायर। तो हम लोग इसका डायमेंशन भी आगे देखेंगे जब हम लोग के की अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, और के की वैल्यू कितनी होती है, के की जो वैल्यू होती है, के की जो वैल्यू होती है, के की जो वैल्यू होती है, के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9।
और यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई कूलम स्क्वायर। ये जो के की वैल्यू होती है ना, ये होती है आपकी एयर में बोल सकते हैं या फ्री स्पेस में, इसी को हम लोग बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं, एयर में। एयर को ही हम लोग क्या लेते हैं, फ्री स्पेस, मोर और लेस वैल्यू सेम होती है, ठीक है। या हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं। ओके, तो के की जो ये वैल्यू है कहाँ वैलिड है, एयर में वैलिड है, फ्री स्पेस में वैलिड है और वैक्यूम में वैलिड है। तो बोलेगे सर बाकी जगह के की वैल्यू क्या होगी, तो के की वैल्यू जो होती है मीडियम पे डिपेंड करती है। ओके, के की वैल्यू क्या होती है, मीडियम पे डिपेंड करती है। ओके, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे परमिटिविटी एंड ऑल, तो अभी हम लोग उसको स्किप करें, इसके अगले वाले लेक्चर में हम लोग परमिटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको ये याद रखना है अभी के लिए कि के की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू आपको, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए ठीक है, इतना बात आपको समझ में आया होगा, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे मैंने आपको अभी बताया, क्या बताया कि के की क्या क्या कितनी वैल्यू थी, फोर्स कितना आया था। सबसे पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं फोर्स कितना आया था। ओके, फोर्स कितना आया था, तो फोर्स जो आया था दोस्तों, फोर्स जो आया था F इज़ इक्वल टू, जो फोर्स आया था, फोर्स की वैल्यू कितनी आई थी, F इज़ इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये फोर्स की वैल्यू आई थी, ठीक है। और यहाँ पे हमने के की वैल्यू क्या निकाली, के की वैल्यू निकाली, क्या निकाली, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या, कूलम स्क्वायर। अभी हम इसका डायमेंशन भी देखेंगे आगे, ठीक है। के जो है, अभी मैंने क्या बोला, के जो है किस पे डिपेंड करता है, ये जो वैल्यू आई है के की, ये कहाँ पे आई है, आपकी एयर बोल लो, या हम लोग इसी को क्या बोल रहे हैं, फ्री स्पेस बोल रहे हैं। फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम। ओके, एयर बोल लेते हैं या फ्री स्पेस। और के की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन मीडियम। के की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट था जो नोट करने वाला है, ठीक है। ये एक पॉइंट है जो नोट करने वाला है कि के की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे डिपेंड करती है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। जो ये कूलम्स फोर्स लग रहा है, कूलम्स फोर्स जो आपने पढ़ा, ये कैसा होता है, कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, कंजर्वेटिव इन नेचर। कूलम्स फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। कंजर्वेटिव इन नेचर का मतलब क्या हुआ ना, कि जो भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है, अगर उस फोर्स के कारण, अगर कुछ फोर्स के कारण वर्क डन हो, तो राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 होता है। ये क्लास 11th में पढ़ना था, ठीक है, कि राउंड ट्रिप में वर्क डन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है, ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अगला अगर हम देखते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक और है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज, ठीक है। दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो तीसरे चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। मतलब हुआ मेरे कहने का ये, ध्यान दीजिएगा, मतलब हुआ कहने का ये कि अगर ये Q1 है और यहाँ पे Q2 है और यहाँ पे Q3 है, हम अगर मान लो कि फोर्स देख रहे हैं आपका Q1 पे, किस पे फोर्स देख रहे हैं, Q1 पे, तो Q1 पे कौन फोर्स, या Q2 पे फोर्स देखते हैं, तो Q2 को Q1 इधर धक्का देगा और Q3 इसको इधर धक्का देगा। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स लग रहा है, और Q2 और Q3 के बीच में जो फोर्स है, दोनों अलग अलग फोर्स, इसका वैल्यू लिखो, इसका वैल्यू लिखो। इस फोर्स का इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब क्या हुआ, मतलब सिंपल सा मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बन रहा है, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, उसका कोई लेना देना नहीं है इन दोनों के बीच का फोर्स का। मतलब Q2 इसके साथ अलग डील करेगा और Q2 इसके साथ अलग डील करेगा। Q2 जब इसके साथ डील कर रहा है, Q2 जब इसके साथ डील कर रहा है, तो इसके साथ जो डीलिंग है उसका इस डीलिंग से कोई लेना देना नहीं है। मतलब Q2 का इसके साथ भी रिलेशन है, Q2 का इसके साथ भी रिलेशनशिप है, दोनों के साथ रिलेशनशिप है। Q2 का इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, दोनों रिलेशनशिप इंडिपेंडेंट है, दोनों रिलेशनशिप इंडिपेंडेंट है। ओके, इस पे जो फोर्स लेगा और इस पे जो फोर्स लेगा, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है, यानी कि फोर्स जो है ये ऐसा इस तरह का होगा, ठीक है, समझ में आया। ओके, तो इंडिपेंडेंट रहेगा। और हम लोग कुछ कुछ यहाँ पे बातें कर लेते हैं, और कुछ कुछ यहाँ पे हम लोग बातें कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखवाया है, यहाँ पे मैंने आपको लिखवाया कि फोर्स जो के होता है वो किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। अब अगर के मीडियम पे डिपेंड कर रहा है,
तो के मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, तो फोर्स भी किस पे डिपेंड करेगा? मीडियम पे। लेकिन फोर्स नहीं डिपेंड करता है, बल्कि नेट फोर्स डिपेंड करता है मीडियम पे। नेट फोर्स, ध्यान दीजिएगा, नेट का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे नेट का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिपेंड्स ऑन मीडियम बिटवीन टू चार्जेज। नेट फोर्स जो होते हैं मीडियम पे डिपेंड, नेट फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कौन सा फोर्स? नेट फोर्स डिपेंड करता है मीडियम पे, फोर्स नहीं बोला है मैंने। देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे बुक्स में तो बहुत सारी जगह पे ऐसा लिखा रहता है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेज डिपेंड्स अपॉन मीडियम, लेकिन फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। नेट फोर्स बिटवीन टू चार्जेज डिपेंड्स ऑन मीडियम, ये बात याद रखिएगा। अब हम जब लोग परमिटिविटी पढ़ेंगे, के की जब वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे, मीडियम में क्या होता है, वहाँ पे हम बात करेंगे ये नेट के बारे में। ओके, तो नेट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिपेंड्स ऑन मीडियम, बट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। इस बात को एकदम दिमाग में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, तो अभी तक तो हमने पढ़ा कि जो स्केलर फॉर्म होता है कूलम्ब्स लॉ का कैसा होता है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है। अभी हम लोग यहाँ पे वेक्टर फॉर्म भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि बोर्ड्स में कभी कभी वेक्टर फॉर्म पे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वेक्टर फॉर्म में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि आपका एक ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। यहाँ से r1 डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा हुआ है q1, और यहाँ से r2 डिस्टेंस पे चार्ज रखा हुआ है q2। ओके, ठीक है। इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, तो फोर्स किधर लगेगा? सबसे पहली बात, फोर्स किधर लगेगा? तो फोर्स लगेगा आपका लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू चार्ज, दोनों चार्ज को लाइन से ज्वाइन कर दें, फोर्स इधर लगेगा। ओके, चलिए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? ये है क्या इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के लिए हम यहाँ पे फिर से क्या बना देते हैं, एक वेक्टर बनाते हैं जो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को डिसाइड करेगा। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये है, मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज आर वेक्टर, लेट्स से दिस इज आर वेक्टर। ओके, तो इस आर वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी? सबसे पहले देखो, ये पहला चार्ज है, उसका जो पोजीशन वेक्टर है वहाँ कहाँ पे है? r1 डिस्टेंस पे है। दूसरा चार्ज कहाँ पे है? r2 डिस्टेंस पे है। पहला चार्ज यहाँ से r1 डिस्टेंस पे है, दूसरा चार्ज यहाँ से r2 डिस्टेंस पे है। ओके, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? r है। ओके, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। तो इस r की वैल्यू कितनी होगी सबसे पहले ये देखते। तो ध्यान से देखिएगा, आपको ये जो ट्राइंगल दिख रहा है, आपको ये जो ट्राइंगल दिख रहा है, ये ट्राइंगल कुछ इस तरह से है। ओके, ये r1 वेक्टर है, ये r वेक्टर है, और ये r2 वेक्टर है। अगर हम ट्राइंगल लॉ देखें दोस्तों, ट्राइंगल लॉ देखें, जैसा कि आपको पता है ट्राइंगल लॉ में कि दो साइड का सम तीसरे के बराबर होता है अगर ये दोनों ऑर्डर्ड वे में रखा जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो क्या लिखोगे? क्या हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि r1 वेक्टर प्लस r वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर, r1 वेक्टर प्लस r वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर। तो r वेक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो r वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, r वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r वेक्टर। और यहाँ पे r का डायरेक्शन किधर है? r का डायरेक्शन 2 के अलॉन्ग है, r का डायरेक्शन 2 के अलॉन्ग है। तो हम लोग सबसे पहले फोर्स भी किसके अलॉन्ग निकालते हैं दोस्तों? फोर्स भी हम लोग 2 के अलॉन्ग निकालते हैं, मतलब हम लोग फोर्स निकालते हैं 2 पे कितना लग रहा होगा। 2 पे जो फोर्स लग रहा होगा, वेक्टर फॉर्म निकालना है, क्या लग रहा होगा 2 पे फोर्स? हम लोग इसको लिखते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 पहले निकालते हैं, फिर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 कितना होगा? ध्यान दीजिएगा, क्या लिखें? फोर्स जो होता है यहाँ पे ध्यान देखते हैं, फोर्स जो होता है F जो है ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू, फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में फोर्स का डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन कौन बताता है? डायरेक्शन कौन बताएगा? यूनिट वेक्टर बताएगा, जो इधर लग रहा होगा, इधर जो लग रहा होगा वो यूनिट वेक्टर। अब देखिए, फोर्स का डायरेक्शन और इस आर का डायरेक्शन सेम है, क्योंकि आर आपने इस साइड ही लिया हुआ है, ये और ऐसे लिया हुआ है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा? फोर्स का यूनिट वेक्टर वही होगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो फोर्स का यूनिट वेक्टर वही होगा जो आर का यूनिट वेक्टर होगा। तो यानी कि हम लोग यहाँ पे साथ में क्या लिखते हैं? आर का क्या लिखते हैं? आर का यूनिट वेक्टर।
क्या लिख दें, आर का यूनिट वेक्टर। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इन वेक्टर फॉर्म, इसका मैग्नीट्यूड आपने पढ़ा हुआ है नॉर्मल सा, क्या होता है, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। ये आपने लिख लिया यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड। साथ में क्या है, आपका यूनिट वेक्टर है। आपको ये पता होगा क्या कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, तो अगर यहाँ पे अगर इन सबको कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर है और क्या है, आर है, तो दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा, और साथ में ऊपर में वेक्टर है तो वेक्टर आ जाएगा। तो ये है आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ये क्या है, आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अभी ध्यान दीजिएगा वेक्टर फॉर्म में कि स्केलर फॉर्म में जो आया था यहाँ पे नीचे आर स्क्वायर था, लेकिन वेक्टर फॉर्म में क्या आया है, यहाँ पे आर क्यूब है। तो बोलोगे सर आपने तो आर स्क्वायर बताया था, आर क्यूब कैसे आ गया। तो बच्चों ये देखिए कि यहाँ पे भी तो आर है, एक आर तो वैसे भी कैंसिल हो जाना है, तो एक आर कैंसिल हो जाना है, तो कोई यहाँ पे टेंशन नहीं हुआ। अब देखिए, अब हम इस आर को क्या लिख सकते हैं, आर को क्या लिख सकते हैं, आर इज R2 माइनस R1। यहाँ पे आपने निकाल रखा है आर इज R2 माइनस R1। तो फोर्स क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, फोर्स क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, फोर्स कितना आया था, अभी देखिए, अभी हमने देखा था फोर्स कितना आया था। फोर्स की जो वैल्यू आई थी, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 कितना आया था, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटू आर का वेक्टर। अब आर की यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू के Q1 Q2, आर की वैल्यू कितनी है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, अभी निकाला था, डिवाइडेड बाई इसी आर का क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। तो आर का मैग्नीट्यूड मतलब R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो ये निकल गया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब ध्यान दीजिएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 है, 2 ड्यू टू 1, तो यहाँ पे R2 माइनस क्या है, R1 है। और अगर यहीं पे रहता फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो क्या होता, के Q1 Q2 और यहाँ पे हो जाता R1 माइनस R2, ठीक है, डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 वेक्टर के मॉड का क्यूब। ओके, इन क्यों, क्योंकि आप वैसे भी इन दोनों से आपको पता है कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये आपको पता है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में है तो वेक्टर फॉर्म में तो डायरेक्शन लेना पड़ेगा। और ये और एक बात याद रखिएगा कि इन दोनों में जो हम लोग चार्जेस लेते हैं Q1 एंड Q2, ठीक है, ये चार्ज जो आपको लेना है कैसे लेना है, विथ साइन के साथ लेना है। कूलम्ब्स लॉ में हम लोग चार्जेस साइन, जो स्केलर फॉर्म पढ़े थे उसमें चार्जेस साइन के साथ नहीं लेते थे। क्यों नहीं लेते थे, क्योंकि वहाँ पे तो आप पहले ही प्लस माइनस करके आप डायरेक्शन बता देते हैं। यहाँ पे हम प्लस माइनस करके डायरेक्शन नहीं बताते हैं। यहाँ पे आप फोर्स का फॉर्मूला लिखिए, सारी वैल्यू लिखिए, और वहाँ पे चार्जेस किसके साथ लीजिए, यहाँ पे साइन के साथ लीजिए। वहाँ पे आपको पहले से पता रहता है कि दो अगर प्लस चार्ज है तो दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, और एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज है। यहाँ पे भी पता तो पहले से ही है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, विथ साइन लेते हैं, ठीक है, चार्जेस क्या लेते हैं, साइन के साथ लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बुक देखते हैं जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसमें क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है, हम लोग यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आपको बताया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ही होता है। क्या क्या मान लें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है कितना होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स Gm1 M2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ओके, के की वैल्यू आपको मैंने बता दी कितनी होती है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई कूलम्ब स्क्वायर। और जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻11। इसमें भी क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, लेकिन ये ऊपर है यहाँ पे के जी, तो नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे के जी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 6.67 इंटू 10⁻11 इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। किसकी, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू जो होती है, याद रखिएगा 6 पॉइंट। वैसे भी आपने पढ़ा होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, तो कितनी होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू, 6.6 कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻11। ये किसकी वैल्यू हो जाती है आपकी, कैपिटल जी जो होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो सिमिलैरिटीज़ क्या क्या
क्या हैं। एक बात देखिएगा, एक बात के और जी में भी एक बात देख लीजिएगा, ये के और जी में भी देखिएगा, के जो होता है किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। ये इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होता है। मतलब क्या हुआ कि के की वैल्यू एयर में कुछ और होगी, वाटर में कुछ और होगी। मतलब के ऑफ एयर और के ऑफ वाटर जो होगा ये अलग अलग होगा। लेकिन जी की जो वैल्यू होगी, जी की वैल्यू होगी वो क्या होगा कि हर जगह सेम होगी। जी की वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी, जी की वैल्यू इंडिपेंडेंट होती है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसीलिए हम लोग बोलते हैं। तो क्या हुआ, जब ये चीज़ आपको यहाँ पे पता चल गया कि के की वैल्यू वैरी करेगी मीडियम पे, तो यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या करेगा, मीडियम पे वैरी करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी मीडियम पे क्या करेगा, वैरी करेगा। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इंडिपेंडेंट है मीडियम से, तो ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ दो मास पे डिपेंड करेगा और उनके बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब दो बॉल को तुम एयर में रख दो, दो बॉल को तुम उतने ही डिस्टेंस पे पानी में रख दो, ग्रेविटेशनल फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो सिमिलैरिटीज देखिए क्या होता है। ठीक है, तो सिमिलैरिटीज़ क्या होता है, सबसे पहले सिमिलैरिटीज़ ये है कि दोनों जो है इन्वर्स सिमिलैरिटीज़ हम लोग देख रहे हैं, दोनों जो है इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इन्वर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या हुआ कि फोर्स जो होता है आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस तो आपको ये पता है क्या है कि जो फोर्स होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, मतलब एफ ई जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, साथ में क्या हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। अट्रैक्टिव कब होगा, जब अपोजिट चार्ज रहेंगे, और रिपल्सिव कब होगा, जब सिमिलर चार्ज रहेंगे। सिमिलरली ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये सिर्फ क्या होता है, सिमिलरली तो नहीं, सिर्फ क्या होता है, ये सिर्फ आपका अट्रैक्टिव होता है। दो मास सिर्फ एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ओके, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है उसकी वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। क्यों, क्योंकि एक तो यहाँ पे के देखिए, के की वैल्यू में क्या है, के की वैल्यू में 10⁻⁹ है और जी की वैल्यू में 10⁻⁻11 है। तो के की वैल्यू और जी की वैल्यू में ये अंतर है यहाँ पे कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलें। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे है, फाइंड रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, क्या पूछा गया, फोर्स यहाँ पे छूट गया है, बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया, रेशियो पूछा गया ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 है मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज E इंटू ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ओके, इन दोनों के बीच में गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसा हो गया, दो इलेक्ट्रॉन अगर आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना हो गया, E इंटू ई। अगर इन्हीं दोनों के बीच में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स देखना है तो क्या लिखेंगे, कैपिटल जी M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। यानी कि जी की वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9 पॉइंट, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, ये होता है, डिवाइड बाई क्या कर दें, आर स्क्वायर कर दें। आपको रेशियो पूछा है तो आप एफ ई डिवाइड बाई एफ जी कर देते हैं। दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू ई स्क्वायर। ई की वैल्यू कितनी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का स्क्वायर डिवाइड बाई, नीचे क्या है आपका देखो, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 ओके इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻30। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे सबको पावर में अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू 10⁻42 के आसपास आ जाएगी। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू 10⁻42 के आसपास आ जाएगी। आसान प्रॉब्लम था ये।
ठीक है, कभी कभी आपके बोर्ड में पूछेगा, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये। आगे चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है अ चार्ज क्यू, एक चार्ज है आपके पास, क्यू चार्ज है, यहाँ पे ए टाइप हो गया है, क्यू चार्ज है, इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स सच डैट फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। दोनों के बीच में फोर्स क्या लग रहा है, मैक्सिमम लग रहा है। फाइंड चार्ज इन ईच पार्ट। एक चार्ज है क्यू जिसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। इस चार्ज को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक को हम x मानते हैं तो दूसरे को क्या हो जाएगा, q माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इस चार्ज को, x चार्ज को और q माइनस एक्स चार्ज को हम लोग कुछ दूरी पे रख लिए, दोनों पॉइंट ही चार्ज है। ओके, अब इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा, k इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये फोर्स हो जाएगा। आपसे बोला गया है फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी। अगर फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम है तो चार्ज कितना होगा। तो आपको ये पता है कि हम लोग कभी भी मैक्सिमम निकालते हैं तो मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ, डी एफ बाई डी एक्स। एक्स क्यों, क्योंकि यहाँ पे चार्ज वेरी कर रहा है ना, तो इसलिए एक्स होगा। जो वेरी होता है, जो वेरिएबल होता है, उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब आपको डिफ्रेंशिएशन करना होगा। डिफ्रेंशिएशन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं आता है तो एक बार डिफ्रेंशिएशन जरूर सीखिए। ठीक है, अब f की वैल्यू क्या है, देखो f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू क्या, q इंटू एक्स इंटू क्यू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो जो चीज़ वैरी नहीं कर रहा है उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। क्या क्या वैरी नहीं कर रहा है, के वैरी नहीं कर रहा, दोनों के बीच का डिस्टेंस ही फिक्स है, तो इन दोनों को बाहर निकाल लो। अगर इन दोनों को बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू क्यू माइनस एक्स। तो x इंटू क्यू माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, q इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 0। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो q कांस्टेंट है, पहला बार q बाहर आ जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा, तो वो 1 हो जाएगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहला आ गया आपका q माइनस, फिर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, q बाई टू। अब x की वैल्यू q बाई टू आ गई है, x की वैल्यू q बाई टू आ गई है, तो q माइनस एक्स की वैल्यू q माइनस क्यू बाई टू करोगे तो q बाई टू आएगी। यानी कि दो चार्ज को अगर हम q बाई टू और q बाई टू में डिवाइड करते हैं तब दोनों पे क्या हो जाएगा, दोनों पे जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। यानी कि इक्वल डिवाइड करते हैं दो चार्ज को तो दोनों के बीच में फोर्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। इस बात को एकदम ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, हम लोग आगे कुछ और करते हैं। लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ देख लेते हैं। कूलम्स लॉ का लिमिटेशन क्या क्या है, कूलम्स लॉ का लिमिटेशन क्या क्या है। तो सबसे पहला जो लिमिटेशन है कूलम्स लॉ का, सबसे पहला जो लिमिटेशन कूलम्स लॉ का, ये किसके लिए वैलिड है, ध्यान दो, वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। ये हम लोग एक्सटेंडेड बॉडी में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी किसके लिए हम लोग को पढ़ना है, सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ये वैलिड है। ठीक है, एक्सटेंडेड बॉडी में भी लगाते हैं लेकिन हम लोग वहाँ पे पॉइंट चार्ज मान के ही इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, दूसरा है कि कूलम्स लॉ जो है, फॉर्मूला जो है वो तभी लगता है जब दोनों चार्ज किस में रहते हैं, रेस्ट में रहते हैं। दोनों चार्ज किस में रहते हैं, रेस्ट में रहते हैं। अगर दोनों चार्ज मोशन में रहेंगे तब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, चार्ज मतलब क्या हुआ कि हम लोग ये फॉर्मूला कब लगा सकते हैं, व्हेन बोथ चार्जेस आर एट रेस्ट। अगर बोथ चार्जेस इन मोशन हुए तो हम लोग ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, अगर रेस्ट में तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर वन चार्ज रेस्ट में है एंड वन इन मोशन, एक रेस्ट में है एक मोशन में है, तो भी हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ओके, तब भी हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन दोनों चार्ज अगर मोशन में हो तब हम लोग ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, क्या है ये, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपके पास कुछ चार्जेस हैं। मान लीजिए आपके पास चार्ज है आपका Q1, आपके पास मान लीजिए चार्जेज है Q1 है और Q2 है। तो Q2 पे फोर्स अगर देख रहे होंगे तो Q2 पे फोर्स इधर लग रहा होगा, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। अब थोड़ी देर बाद मैंने क्या किया
कि यहाँ पे Q1 और Q2 पहले से था ही, इस पे इधर फोर्स लग रहा था कितना, F/2 ड्यू टू 1 लग रहा था। हमने यहाँ पे Q3 रख दिया, तो Q3 पे फोर्स Q2 पे और फोर्स लगाएगा, किधर लगाएगा, इधर लगाएगा। इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, F/2 ड्यू टू 3, दो फोर्स लगने लगा। आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होता है। आपको मैंने अभी जस्ट बताया था कि दोनों फोर्स एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा, दोनों फोर्स एक दूसरे से क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो दोनों फोर्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो नेट फोर्स जो लग रहा होगा, नेट फोर्स जो Q2 पे लगेगा, कहीं बीच में लगेगा, तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या होती है, फोर्स नेट की वैल्यू क्या होगी Q2 पे, देखो तो 2 पे देख रहे हैं ना हम लोग, 2 पे देख रहे हैं, तो नेट फोर्स हो जाएगा फोर्स इन दोनों का नेट सम, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। तो अगर दो चार्जेस Q2 के पास रखे हुए हैं, दो चार्जेस, तो इन दोनों चार्ज के कारण जो फोर्स लग रहा है उसका क्या हो गया, वेक्टर सम हो गया। क्या हो गया, वेक्टर सम हो गया। तो हम लोग सुपर पोजिशन का मतलब यही होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर एक सिस्टम है n चार्ज का एक सिस्टम है, टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ फोर्स ड्यू टू ऑल रिमेनिंग चार्ज। मतलब अगर मान लो n चार्ज रखा हुआ है, तो अगर किसी एक चार्ज पे आपसे फोर्स पूछा गया, तो फोर्स इज इक्वल टू फोर्स, किसी भी चार्ज पे nth चार्ज पे पूछा गया है, तो n/2 प्लस फोर्स ऑन n/2 प्लस फोर्स ऑन n/3, कब तक, सबसे लास्ट वाला चार्ज, फोर्स ऑन n/(n-1)। ठीक है, सबसे लास्ट वाले चार्ज के कारण जो फोर्स लेगा क्या हो जाएगा, उसका वेक्टर सम हो जाएगा। ठीक है, ये बात हमेशा क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। अब जो भी चीज़ हमने पढ़ा है, कूलम्ब्स लॉ पढ़ा, वेक्टर फॉर्म में पढ़ा, और उसके बाद हम लोगों ने क्या कहते हैं, ये, और जो भी चीज़ अभी तक पढ़ा है उस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये है पॉलीगॉन टाइप ऑफ न्यूमेरिकल है, मतलब चार्जेज आपके पॉलीगॉन पे रखे हुए होंगे। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, ए पे रखा हुआ है +Q चार्ज रखा हुआ है, बी पे भी +Q चार्ज रखा हुआ है, और सी पे भी मान लेते हैं +Q चार्ज रखा हुआ है। तीनों वर्टेक्स पे चार्ज रखे हुए हैं, +Q और +Q। इक्विलैटरल ट्राइंगल है, डिस्टेंस ए, डिस्टेंस ए, डिस्टेंस ए। क्या पूछा गया, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज एट वर्टेक्स सी वाले चार्ज पे नेट फोर्स कितना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं सी वाले पे, बाकी दोनों के कारण हम लोग फोर्स निकाल लेंगे। देखिए सी वाला पे बी, दोनों प्लस चार्ज है ना, तो प्लस चार्ज है तो बी इस साइड फोर्स लगाएगा, बी इस साइड फोर्स लगाएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं फोर्स इस साइड लगेगा बी के कारण। ठीक है, ये क्या हो गया, फोर्स ऑन C/(b). ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर डायरेक्शन तो तुमने दिखा दिया ना, क्योंकि प्लस का साइन है, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो फोर्स ऑन C/(b) कितना हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, के, दोनों का चार्ज Q/Q डिवाइड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, a² हो गया। अब देखो ए, इस पे ए भी प्लस चार्ज है और सी भी प्लस चार्ज है, तो ए इस पे किधर फोर्स लगाएगा, इधर की साइड में फोर्स लगाएगा, ए इस पे इधर की साइड में फोर्स लगाएगा, तो इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान दीजिए, ये क्या लग रहा है, फोर्स ऑन C/(a) लग रहा है। अब इसकी वैल्यू कितनी है, फोर्स ऑन C/(a), क्या है इसकी वैल्यू, के, Q/Q डिवाइड बाय क्या, दोनों के बीच का डिस्टेंस a²। अब देखो दोनों फोर्स का वैल्यू जो ऊपर और नीचे आपने निकाला है सेम आ रहा है, तो हम लोग इसको कितना लिख दें, इसको हम लोग F लिख लेते हैं, और इसको भी हम लोग क्या लिख लेते हैं, F लिख लेते हैं, दोनों फोर्स की वैल्यू सेम आ गई। अब आपको निकालना है नेट फोर्स, इन दोनों के बीच में नेट फोर्स कितना लग रहा होगा। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों फोर्स तो बराबर है, ये भी F है और ये भी, इसका भी मैग्नीट्यूड F है, और इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो ये एंगल कितना, 60 डिग्री हो गया, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में 60 डिग्री हो जाएगा। दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 60 डिग्री हो जाएगा। तो यानी कि दो वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, इसका रिजल्टेंट आपको निकालना है। ओके, कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखिए दो वेक्टर है, एक इधर है F और एक इधर है F, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, तो दो फोर्स है, दो फोर्स वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो जब दो इक्वल फोर्स होता है तो आपको पता है कि रिजल्टेंट कहाँ से पास करता है, दोनों के बीचों बीच से पास करेगा एफ नेट। ठीक है, और यानी कि ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, और एफ नेट की वैल्यू कितनी होगी, इज इक्वल टू √ पहले फोर्स का स्क्वायर प्लस दूसरे फोर्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला फोर्स इंटू दूसरा फोर्स इंटू कॉस ऑफ दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री। यानी कि अगर यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो गया, F² प्लस F² प्लस 2F² कॉस 60 की वैल्यू 1/2 से 2 चला गया, तो कितना आया आपका, √3F²
तो हम लोग इसको लिख सकते हैं f√3, और f की वैल्यू आपको पता है पीछे निकाल रखी थी, तो f नेट की वैल्यू f√3 आ जाएगी, और f की वैल्यू कितनी है k² डिवाइड बाई a²√3। और डायरेक्शन आपको पता है कि डायरेक्शन किधर लग रहा होगा, तो डायरेक्शन लग रहा होगा दोनों के बीचों बीच। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। क्लियर है? चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अब आपको वही सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन में अंतर क्या है कि एक चार्ज आपका यहाँ पे प्लस माइनस क्यू है, एक चार्ज यहाँ पे प्लस क्यू है, एक चार्ज यहाँ पे प्लस क्यू है। ये वर्टेक्स मान लेते हैं आपका ए है, ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स क्या है सी है। अब आपसे पूछा गया कि फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज एट क्यू। क्यू पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, चार्ज जो ए पे रखा हुआ है उस पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा। तो सिमिलर वैसे ही करेंगे, क्या करेंगे कि सी वाला इसको क्या करेगा, सी वाला इसको इस तरफ खींचेगा, सॉरी बी वाला इसको इस तरफ खींचेगा, क्योंकि प्लस और माइनस है तो फोर्स कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। सिमिलरली क्या होगा कि ये जो सी वाला है ये भी इसको इस तरफ खींचेगा, क्योंकि दोनों का फोर्स क्या लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा, तो दोनों इसको इस साइड खींचेंगे। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो दोनों के बीच का, सबके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इस फोर्स की वैल्यू F1 मानते हैं, इस फोर्स की वैल्यू F2 मानते हैं। तो F1 का मैग्नीट्यूड अगर देखेंगे तो KQ1 Q2 डिवाइड बाई ए का स्क्वायर। सिमिलरली F2 की वैल्यू देखेंगे तो KQ डिवाइड बाई ए का स्क्वायर। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों को क्या मान लें हम लोग, दोनों को हम लोग F मान लेते हैं। अब आपको पता है कि दो फोर्स फिर से लग रहा है F और दोनों की वैल्यू है आपकी 30 डिग्री। तो अभी तुरंत निकाला था, इसका रिजल्टेंट F नेट कितना आ जाएगा, F नेट आ जाएगा आपका √3 इंटू F, और F की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाल रखी है। और जो फोर्स है नेट फोर्स दोनों के बीचों बीच से पास करेगा। ये एंगल कितना 30 नहीं है, ये एंगल 60 डिग्री होगा ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे नेट फोर्स की आपने क्या निकाल ली, वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स में पूछा जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आएंगे। ओके, फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मान लेते हैं कि एक स्क्वायर है, ये रहा ए, ये रहा ए, ये रहा ए, ये रहा ए। ठीक है, इस स्क्वायर पे यहाँ पे चार्ज क्यू रखा हुआ है, सब पे चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है, यहाँ पे भी चार्ज प्लस क्यू है, यहाँ पे भी चार्ज प्लस क्यू है, यहाँ पे भी चार्ज प्लस क्यू है। ठीक है, सब पे चार्ज रखा हुआ है। अब हम लोग मान लेते हैं कि इसको मान लेते हैं ए है, इसको मान लेते हैं बी है, इसको मान लेते हैं सी है, इसको मान लेते हैं डी है। आपसे मान लीजिए पूछा गया फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज एट सी पे नेट फोर्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा कैसे निकालेंगे, एकदम ध्यान से हम लोग इसको समझेंगे। देखो, पहला बी पे जो चार्ज रखा हुआ है, और ये प्लस है, तो दोनों एक दूसरे प्लस है तो रिपल्शन होगा, तो बी इसको इस साइड धक्का देगा। सिमिलरली डी इसको इस साइड धक्का देगा, और ए इसको इस साइड धक्का देगा। तो हम लोग तीनों फोर्स बना लेते हैं। दिस इज F1 मान लेते हैं। F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान दीजिए। F1 की वैल्यू मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ। F1 की वैल्यू हो जाएगी K, दोनों चार्ज सेम है, डिवाइड बाई ए स्क्वायर। हम लोग इसको F मान लें, इसको हम लोग मानते हैं F2। तो F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो KQ डिवाइड बाई ए स्क्वायर। दोनों ऊपर और नीचे सेम है, तो ये भी क्या हो गया F। अब यहाँ से यहाँ तक ये इसको किधर धक्का देगा, इधर धक्का देगा। ठीक है, ओके, इसको F3 मानते हैं। F3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो KQ डिवाइड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, अगर देखो ये A है, ये A है, तो ये डिस्टेंस कितना A√2 हो जाएगा। तो A√2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, बोलो, 2A स्क्वायर। अरे A√2 का स्क्वायर करो तो 2A स्क्वायर। तो अगर देखोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, F/2, क्योंकि इसकी वैल्यू तुमने F मान रखी है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो F हो गया, कितनी हो जाएगी, F/2। अब आपके पास 3 वेक्टर है। एक वेक्टर क्या है आपका, ये रहा, ये दिस इज F, दिस इज F, एंड दिस इज कितना, F/2। ओके, और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल 45 हो जाएगा, ये भी एंगल कितना हो जाएगा 45, ये एंगल 45 हो गया, ये भी एंगल कितना हो गया 45। अब इसको आप लोग सॉल्व करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये जो F/2 है ना, F/2 इसको कॉम्पोनेंट में ब्रेक कर दो, cos 45 sin 45। आपका नेट x की तरफ निकल गया, नेट y की तरफ निकल गया, फिर दोनों को क्या निकाल लेंगे हम लोग, रिजल्टेंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या था आपका, आसान सा क्वेश्चन था।
ओके। अब देखिए, अब मान लीजिए आपसे इसी तरह का एक और क्वेश्चन पूछा गया कि बीच में भी एक चार्ज रख दिया गया है। अब आपसे नेट फोर्स पूछा गया है, सेंटर पे जो चार्ज है आपसे पूछा गया फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज एट सेंटर पे जो चार्ज रखा है उस पर नेट फोर्स पूछा गया है। तो सेंटर पे जो चार्ज रखा हुआ है उस पर अगर नेट फोर्स आपको अगर देखना है तो ध्यान से देखिएगा। पहले दोनों को लाइन ज्वाइन करवा दें। ये कौन सा फोर्स इस पर किधर लगेगा? देखिए, ये वाला जो चार्ज है इस पर इस साइड फोर्स लगाएगा। ओके, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आपको देखनी पड़ेगी। ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी? देखो, अगर ये ए है, ये ए है, तो ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी? a√2, और ये बीचों बीच है तो वो उसका आधा, इस दूरी को r मान लें। ये दूरी कितनी r, तो ये भी दूरी कितनी r। ओके, तो ये इधर फोर्स लगाएगा ये वाला। सिमिलरली जो ऊपर वाला है वो इस पर इधर फोर्स लगाएगा। नीचे वाला इस पर इधर फोर्स लगाएगा, ऊपर वाला इस पर इधर फोर्स लगाएगा। फोर्स इसकी वैल्यू F1 मानते हैं, इसकी वैल्यू कितनी मानते हैं? F2 मानते हैं। F1 की वैल्यू कितनी होगी? ध्यान दीजिए, F1 की जो वैल्यू है KQ इंटू क्यू डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? R²। और F2 की जो वैल्यू है वो भी KQ इंटू क्यू डिवाइड बाई क्या हो जाएगी? R²। दोनों क्या है? सेम है, और दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। सिमिलरली अगर हम इन दोनों के बीच में फोर्स निकालते हैं तो ये भी इधर लगेगा और ये भी इधर लगेगा, और ये वैल्यू भी सेम होगी, तो क्या हो जाएगा? ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। एक सिंपल सी बात आपको ये याद रखनी है कि अगर सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, मतलब यहाँ पे जो चार्ज है वही चार्ज यहाँ पे रहे, वही चार्ज यहाँ पे रहे, और वही चार्ज यहाँ पे रहे, सेम नेचर और सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज रहे, तो सेंटर पे कोई भी चार्ज रखा हुआ हो उस पर नेट फोर्स जीरो होगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक ट्राइंगल है। ओके, ट्राइंगल पे यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज है, फिक्स रखा हुआ है यहाँ पे। ओके, फिक्स यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो अब प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे फिक्स रखा हुआ है, तो अगर हम दोनों के बीच का एक सेंटर पे हमने चार्ज रख दिया प्लस क्यू बड़ा वाला। अब प्लस क्यू पे अगर हम नेट फोर्स देखते हैं, प्लस पे अगर हम नेट फोर्स देखते हैं, तो ये सेंटर पे रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है? ये सेंट्रॉइड पे रखा हुआ है, ओके। तो अभी मैंने बताया कि अगर इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो सेंटर पे कोई सा भी चार्ज रखा रहे उस पे नेट फोर्स कितना आ जाता है? ज़ीरो आ जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे, उस पे नेट फोर्स कितना आता है? ज़ीरो आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स और भी हम लोग आगे करेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। तो इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं कि आपके पास दो चार्जेस हैं, ठीक है। एक चार्ज Q1 आपका यहाँ रखा हुआ है और Q2 आपका यहाँ रखा हुआ है। दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं R है। दोनों फिक्स हैं, दोनों मतलब दोनों को फेविकॉल से तुमने चिपका दिया है। दोनों कैसे चार्ज हैं? फिक्स हैं, दोनों मूव नहीं कर सकते हैं। आपसे पूछा गया कि एक थर्ड चार्ज को हम कहाँ पे रखें कि उस पर नेट फोर्स जीरो हो। मतलब आपसे पूछा गया वेयर शुड वी प्लेस अ थर्ड चार्ज so that it will रिमेन इन इक्विलिब्रियम। कहाँ पे रखा जाए तीसरा चार्ज को कि वो किस में हो? इक्विलिब्रियम में हो। तीसरा चार्ज को कहाँ पे रखा जाए? तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों, तीन जगह है, ठीक है। लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस पे रखना है, तीसरा चार्ज को इसी लाइन पे रखना है। आप यहाँ पे तीन जगह देख रहे होंगे। एक पहला रीजन है दिस रीजन, ये रीजन जो इस चार्ज के इधर है। दूसरा है जो दोनों के बीच में है, और तीसरा है जो इधर है। यानी कि इसको हमने तीन रीजन में डिवाइड कर दिया है। दिस इज फर्स्ट रीजन, दिस इज सेकेंड रीजन एंड दिस इज थर्ड रीजन। तीन रीजन में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। तो अब हम लोग को देखना है कि हम लोग को तीसरा चार्ज कहाँ पे रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप हमें यहाँ पे देखना है। तो तीसरा चार्ज को हम लोग कहाँ पे रखें? चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि हमने फर्स्ट रीजन में यहाँ पे रखा है, प्लस चार्ज को रखा या माइनस चार्ज को रखा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब ये दोनों बॉडी, अगर ये दोनों बॉडी फिक्स है तो तीसरा चार्ज का कैसा नेचर है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। अगर ये फिक्स है तो तीसरा चार्ज का क्या नेचर होगा उस पर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर फिक्स नहीं रहता ये दोनों तो फ़र्क पड़ता। तो अब देखो इस प्लस के साथ क्या होगा,
ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, पहला भी इसको धक्का देगा, दूसरा भी इसको धक्का देगा, पहला भी इसको धक्का दे रहा है, दूसरा भी इसको धक्का दे रहा है। क्या नेट फोर्स जीरो हो सकता है क्या इस पे नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, ये आराम से मूव कर सकता है, इस पे नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि पहले रीजन में तो इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। अगर मान लेते हैं इस चार्ज को हमने बीच में रख दिया होता, कहीं पे भी बीच में, इस लाइन दोनों मतलब रीजन 2 में रखा है, इन दोनों के बीच में जो लाइन है, तो F1 इसको इधर धक्का दे रहा होता और 2 इसको इधर धक्का दे रहा होता क्योंकि पॉजिटिव है, तो नेट फोर्स जीरो हो सकता था, यानी कि बीच में कहीं पे इक्विलिब्रियम मिल सकता था। इसी तरह इसी चार्ज को अगर हम यहाँ रखे होते तो Q1 इसको इधर धक्का देता और Q2 भी इसको इधर धक्का देता, तो यहाँ भी इक्विलिब्रियम नहीं मिलता। यानी कि इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा, दोनों चार्जेस के बीच में मिलेगा। इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा, दोनों चार्जेस के बीच में मिलेगा। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ, स्टार मार्क दे के हम लोग लिख लेंगे क्या, कि इफ़ टू चार्जेस आर ऑफ सेम नेचर, सेम नेचर का मतलब क्या हो गया, दोनों, ये वाला और ये वाला दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, देन इक्विलिब्रियम इज इन सेकेंड रीजन। कहाँ पे मिल रहा है, सेकेंड रीजन में। सेकेंड रीजन मतलब क्या हुआ, बिटवीन टू चार्जेस, दोनों चार्ज के बीच में इक्विलिब्रियम मिलेगा, दोनों चार्ज के बीच में इक्विलिब्रियम मिलेगा। अगर दोनों क्या रखा हुआ है आपका, दोनों फिक्स है और दोनों का नेचर सेम है, तो दोनों का नेचर सेम है तो दोनों चार्जेस के बीच में इक्विलिब्रियम मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों का अगर चार्ज का नेचर सेम है तो दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम मिलेगा। चलिए इस पर हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लेते हैं कि एक लाइन है, ये आपका चार्ज है Q और दूसरा चार्ज है यहाँ पे मान लेते हैं 4Q, दो चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं, कुछ डिस्टेंस दिया हुआ है, मान लेते हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, L दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या तीसरे चार्ज को कहाँ रखा जाए, तो आपको ये तो पता है कि तीसरे चार्ज को कहाँ रखा जाए कि इक्विलिब्रियम में मिले, तो तीसरे चार्ज को तो हम कहाँ रखेंगे बता दो, तीसरे चार्ज को हम रखेंगे तो दोनों के बीच में। तो हम तीसरा चार्ज, एक कोई सा भी चार्ज ले लो, प्लस नेगेटिव ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देखो दोनों का नेचर सेम है ना, दोनों का नेचर सेम है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो तीसरे चार्ज को बीच में रखेंगे। याद रखिएगा, जैसे ही दोनों का नेचर सेम, तो दोनों तीसरे चार्ज को बीच में रखना, तभी इक्विलिब्रियम मिलेगा। और बीच में कहाँ रखेंगे वो भी अभी देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये दोनों के बीच डिस्टेंस कितना मानते हैं, x, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, L माइनस एक्स। इसी x की वैल्यू निकालनी है कि कहाँ पे रखना है। तो पहला वाला चार्ज इसको देते हैं, इसको दूसरा चार्ज, तो पहला चार्ज इसको इधर धक्का देगा F1, दूसरा चार्ज इसको इधर धक्का देगा F2। अगर इक्विलिब्रियम है तो जो F1 है और F2 है, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी बॉडी किस में रहेगी, आपकी इक्विलिब्रियम में रहेगी। अगर दोनों का नेचर सेम नहीं होगा तो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, फोर्स 1, मतलब फोर्स 1 क्या हुआ, इन दोनों के बीच का फोर्स कितना हो जाएगा बताइए, तो KQ इंटू Q डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के बीच का, एक सेकेंड, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, x है। सिमिलरली F2 कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच का फोर्स कितना हो जाएगा बताओ ना, तो K4Q ना, इंटू Q डिवाइड बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये L माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या क्या चीज़ यहाँ पे कट जाएगी, ध्यान दीजिएगा, तो KQQ कट गया, क्या आ गया आपका यहाँ पे बताना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, कि L माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर। इस चीज़ को मैं इधर लेके चला गया, इस चीज़ को मैं इधर लेके चला गया। अब इसको चाहे तो हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कि L माइनस एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो L माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या है आपका, L माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू, एक बार प्लस 2 लेते हैं और एक बार L माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू क्या लेते हैं, माइनस 2 लेते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ से सॉल्व करोगे तो L इज इक्वल टू 3x आ जाएगा और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, L बाई 3 हो जाएगी।
ओके, अगर यहाँ से सॉल्व करते हो तो L माइनस एक्स इज इक्वल टू -2x आ जाएगा। ओके, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -L हो जाएगी। तो माइनस वाला चीज़ तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि x की वैल्यू आपको ये तो पता है ना कि जब दोनों चार्ज रहेगा तो बिटवीन होना चाहिए, बिटवीन होना चाहिए। अगर -L का मतलब क्या है, -L का मतलब है कि ये वाला जो चीज़ है आपका -L, x की वैल्यू निगेटिव आई है, मतलब अगर तुमने इधर पॉजिटिव लिया है, इस साइड में पॉजिटिव लिया है तो निगेटिव इधर ना, अब -L लोगे तो निगेटिव इधर हो जाएगा, तो ये तो सेकेंड रीजन के बाहर चला गया ना, तो सेकेंड रीजन के बाहर जीरो हो नहीं सकता है। ठीक है, और x की वैल्यू L/3 है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस कितना है, L/3 है। तो L/3 अगर देखोगे तो छोटे वाले चार्ज के करीब है ना, नज़दीक है ना, तो यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे कि यानी कि ये वाला केस तो होगा नहीं, तो ये वाले केस को हम लोग यहाँ से भूल जाते हैं, ठीक है, डिस्टेंस आ गया। हम लोग क्या लिखेंगे कि जो नेट फोर्स इक्विलिब्रियम में होगा, अगर सेम चार्जेस हैं, अगर दोनों सेम चार्जेस हैं, सेम नेचर है दोनों चार्ज का, अपोजिट नेचर वाला भी हम लोग पढ़ेंगे, तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, इन बिटवीन टू चार्जेस, दोनों चार्ज के बीच में होगा, एंड क्लोज टू स्मॉलर चार्ज। और स्मॉलर क्या लेंगे, किस चीज़ में स्मॉलर होना चाहिए, मैग्नीट्यूड में। ठीक है, मैग्नीट्यूड में क्या होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए। डायरेक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं है, मतलब साइन से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे डायरेक्शन तो होता नहीं है, चार्जेस स्केलर क्वांटिटी होती है, साइन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और अगर ये चीज़ अगर आपको समझ में आई तो ठीक है, नहीं तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जो x होता है इज इक्वल टू होता है √Q1 डिवाइडेड बाई √Q2 प्लस √Q1 इंटू L, इंटू क्या L, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। x क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। ठीक है, अब अगर तुम चेक करना चाहो तो इस वाले क्वेश्चन में हम चेक कर सकते हैं, जो हमने अभी क्वेश्चन बनाया, यहाँ पे Q1 क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे Q1 क्या है, Q1 होता है यहाँ पे स्मॉलर चार्ज, Q1 क्या होता है बच्चों, स्मॉलर चार्ज होता है। ओके, स्मॉलर चार्ज होता है Q1, और x क्या होता है, स्मॉलर चार्ज से दूरी। अभी देख लो, निकाल के देख लो, अगर इस क्वेश्चन के लिए तो Q1 की वैल्यू कितनी है, √Q है, Q2 की वैल्यू कितनी थी इस क्वेश्चन में, √4Q थी, प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे √Q, ठीक है, इंटू L, तो रूट तो सब कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा L/3। ठीक है, तो यहाँ से ये बात याद रखिएगा। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा है, सेम नेचर तक का पढ़ लिया। अगले लेक्चर में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, ऑपोजिट नेचर का होगा, तब क्या होगा। अभी हम लोग फिक्स के लिए पढ़ा है, फिर जब फिक्स नहीं होगा तो क्या होगा, ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं। चैनल को आप लोग लाइक कर दीजिए, जितना ज़्यादा शेयर हो सकता है शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।